गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एडवांस टेक्सटाइल्स पढ़ा रही हूँ। और आज के जो टॉपिक हैं वो कुछ मिक्स टॉपिक हैं। जैसे पहला है क्रिम्प, और जो क्रिम्प जो है वो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन एनालिसिस के अंदर आता है। यानी वस्त्र निर्माण जो है उस प्रक्रिया के जो एनालिसिस हैं, उसके परीक्षण हैं, उसके अंदर फिर श्रिंकेज और हीट सेटिंग, सिकुड़न और ताप सेट जो है वो हमारे डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मतलब जो ज्यामितीय संरचना है उसकी स्टेबिलिटी के लिए आता है। और जो चौथा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक, वो है स्ट्रेंथ यानी मजबूती। जो हमारे अपैरल फैब्रिक्स होते हैं, जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, उन फैब्रिक्स की प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है क्रिम्प। क्रिम्प मतलब लहरें। और वैसे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये कहें कि ये अगर एक कपड़ा है और कपड़े में इधर वॉर्प है और इधर वेफ्ट है, तो जब ये धागे थे तब इनकी लंबाई ज़्यादा थी, और जब ये बुन गए तो ऊंचे नीचे हुए तो कम हो गए। कोई भी जो चीज़ होती है वो बड़ी होती है, लेकिन जब वो बन जाती है तो वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। और वैसे ही इसमें भी है कि वॉर्प का जो धागा इतना लंबा दिख रहा है वो थोड़ा इतना बड़ा होगा, यहाँ तक होगा, लेकिन वो बुनने से कम हो गया और वेफ्ट भी कम हो गया। तो जब हम इसका एक धागा निकालेंगे, भले ही वॉर्प में से भले ही वेफ्ट में से, तो वो धागा आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधा नहीं होगा। वो कैसा होगा? ऐसे लहरों वाला होगा। ठीक है, तो वो जो लहरें होती है वो क्रिम्प होती है। ठीक है, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में है कि उसे हम क्रिम्प कहते हैं। आप एक और एग्जाम्पल देखें कि जब स्वेटर बुनते हैं हम, तो हमारी जो ऊन होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। फिर हम सिलाई से उसको कर करके और एक पूरी लाइन बुनते हैं, फंदे से, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके पूरा स्वेटर धीरे 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 पूरा बन जाता है। मान लो उसको एक दिन, 2 दिन या थोड़े दिन रख दें और उसके बाद में उसको उधेड़ते हैं, तो क्या आपको सीधी ऊन मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको यूं 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 इस तरह से कुछ मिलती है, वो इस तरह से हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। तो क्रिम्प जो है वो वुल में सबसे ज़्यादा होता है। वुल में सबसे ज़्यादा क्रिम्प होता है, कॉटन वाले में कम होता है, सिंथेटिक में उससे ज़्यादा होता है। और वुल जब गीली होती है तो क्रिम्प हट जाता है, सीधा हो जाता है, वापस सूखने पर उतना का उतना क्रिम्प हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल से तो मैंने क्रिम्प आपको समझा दिया। अब मैं बता रही हूँ आपको कि जब वस्त्र की बुनाई करते हैं तो हमेशा से, जैसे मैं बता रही हूँ कि लंबाई में ताना होता है वॉर्प, और आड़े में बुनने में, भरावन में वेफ्ट होता है, मतलब बाना। तो ताने और बाने से वस्त्र में बुनाई होती है और वो ऊपर नीचे आते हैं। लेकिन जब पहले धागा होता है तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो बुन जाता है, एक दूसरे में गुंथ जाता है, तो वस्त्र की जो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है वो उतने धागे जितनी नहीं है। अगर धागा मान लो 12 इंच का है तो हो सकता है कि 11 इंच का ही कपड़ा बने, क्योंकि ऊपर नीचे वो हो जाता है, तो उसको लंबाई उसकी कम हो जाती है। लेकिन जब बुनने के बाद में हम जब धागा निकालते हैं, उधेड़ते हैं, तो वो जो वॉर्प और वेफ्ट की लंबाई है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि धागों में लहरें पड़ जाती है, इस तरह से लहर पड़ जाती है, और उसी लहर को हम क्रिम्प कहते हैं। क्रिम्प जो होती है वो उस कपड़े में ज़्यादा होती है, उस धागे में जो कि जिसमें बुनाई टाइट हो। मान लो ये जो एक कपड़ा है ये बहुत टाइट बुनाई का है, तो हो सकता है कि इसका धागा जो है वो लहरों वाला ज़्यादा हो। लेकिन कोई बिल्कुल ढीली बुनाई का हो, बहुत दूर दूर वॉर्प और वेफ्ट हैं, तो उसमें इतने क्रिम्प नहीं होंगे। तो टाइट बुनाई, टाइट वीविंग वाले में क्रिम्प ज़्यादा होते हैं।
और जिसमें ट्विस्ट ज़्यादा होता है, जो धागा होता है उसमें मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है वीविंग में कि प्रति इंच ट्विस्ट होते हैं, जेड ट्विस्ट, एस ट्विस्ट, और 3 इंच के ट्विस्ट होते हैं तो क्या होता है, नहीं 1 इंच में 3 ट्विस्ट, 1 इंच में 5 ट्विस्ट, या 1 इंच में 7 या उससे ज़्यादा ट्विस्ट, उसको क्या कहते हैं, उसमें कितनी स्ट्रेंथनिंग होती है, ये पढ़ा रखा है आपको। तो जो ट्विस्ट होते हैं फाइबर में, धागे में, तो जितने अधिक ट्विस्ट होते हैं क्रिम्प उतने ही ज़्यादा होते हैं, मतलब ट्विस्ट ज़्यादा तो क्रिम्प ज़्यादा, अगर वीविंग में टाइटनेस ज़्यादा तो क्रिम्प ज़्यादा होते हैं। ये तो क्रिम्प क्या होता है, लहर क्या होती है, वो मैंने बता दिया। अब लहर को टेस्ट कैसे करते हैं, तो लहर को टेस्ट करने के लिए, क्रिम्प टेस्ट के लिए ये एक टेस्टर होता है, टेस्टर में ये एक बेस है, ये कुछ इसमें इसकी बनावट है मशीन की, और ये जो 2A और B 2 पार्ट होते हैं, इनके बीच में हम जो धागा निकालते हैं, मान लो ये जो कपड़ा है इसमें से हमने 5 जगह 1 बाई 1 इंच, 1 बाई 1 इंच, या फिर जो भी 2 बाई 2 का एक धागा निकाल लिया 5 जगह से, और फिर उस धागे को A और B के बीच में लगा देते हैं। लगाते ही जो माइक्रोमीटर है ये वाला, यहाँ रीडिंग आ जाती है। मतलब पहले हम A और B के बीच में धागा फंसाते हैं, मतलब कपड़ा काटा, कपड़े में से धागा निकाला, फिर उस धागे को A और B में फंसा दिया, मशीन को ऑन किया। मशीन को ऑन करने के बाद क्रिम्प जो है उसकी रीडिंग आ जाती है। जैसे ही क्रिम्प की रीडिंग माइक्रोमीटर पे आती है तो मशीन बंद हो जाती है। जैसे ही क्रिम्प आते हैं उसकी जो रीडिंग है और मशीन अपने आप बंद हो जाती है। क्रिम्प को हम हमेशा परसेंटेज में मापते हैं कि 300% है, 200% है, इस तरह से हम परसेंटेज में मापते हैं। ये तो हुआ एक पॉइंट क्रिम्प। अब हम सेकंड जो है वो हम श्रिंकेज ले रहे हैं, मतलब डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो होती है, ज्यामितीय संरचना कपड़ों में, वो श्रिंकेज और हीट सेटिंग इनके द्वारा ही कपड़ों में मापते हैं। जैसे पहला है श्रिंकेज। श्रिंकेज अगर हम आम भाषा में बोलें तो कपड़ा जब हम बाजार से लाते हैं तो अगर मान लो घर पे ही सिल रहे हैं, कॉटन का स्पेशली, तो हमारी मम्मी, नानी, दादी ये भी कहती थी कि कॉटन के कपड़े को लाते ही पहले इसको धो लो। क्यों धोने को कहती थी? कि कपड़ा सिकुड़ता था। अब वो कई कारण है सिकुड़ने के, तो सिकुड़ता था उसी को ही, श्रिंकेज को, सिकुड़न को ही, वो ही सिकुड़न ये होती है। फिर हम ये कहेंगे कि जब लूम पे वस्त्र बनता है, लूम जो होता है, जो एक पूरा ताना बाना, तो लूम पर जो वस्त्र बनता है तो उसमें ताने होते हैं और बाने होते हैं। तो ताने और बाने को बहुत खींच कर नापा जाता है। जब अपन कोई भी चीज को, जैसे एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, तो पूरा जो हमारा फ्रेम होता है उसको टाइट रखते हैं ना, नहीं तो जो हम धागा लेंगे और डिजाइन बनाएंगे वो कैसे उसमें टेंशन आएगा, पूरा टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, तभी तो हम उसमें पूरा कर पाएंगे काम। तनाव रहता है, दबाव रहता है, तभी हम उस कपड़े को में कोई भी काम कर सकते हैं। तो जब कपड़ा बनता है तो ताने और बाने दोनों पर हम तनाव रखते हैं, बिल्कुल खिंचा हुआ रहता है, ताना खिंचा हुआ है और बाने को भरते हैं वो भी खींच खींच कर करते हैं। तो उस वक्त तनाव में तो वो जो धागा है वो लंबा रहता है, लंबा एक कपड़ा, लंबाई और चौड़ाई उसकी बन गई। फिर जब लूम पर से हम हटाते हैं तो उसका जो तनाव है, जो प्रेशर है, जो उस पर हमने दबाव डाला हुआ है वो हट जाता है। जैसे ही हटता है, अगर मान लो इस कपड़े को मैंने बिल्कुल प्रेशर से रख रखा है तो ये खिंच के ऐसा रहेगा, फिर जैसे ही प्रेशर छोड़ूंगी तो ये कम हो जाएगा। तो प्रेशर छोड़ते ही मतलब उसका दबाव, उसका उस पर जो प्रेशर डाल रखा है उसको धागे पर से हटाते ही जो धागे हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उनकी लंबाई कम हो जाती है और वस्त्र में सिकुड़न आ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सिकुड़ता है पर सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़न के और भी कई कारण हैं। जैसे पहला कि लूम पर अगर सही ढंग से नहीं लगाया ताने और बाने तो सिकुड़न आएगी।
दूसरा कारण है कि अगर सब जगह तनाव एक जैसा नहीं रखा, मतलब एक बार तो जो ये बाना भरा है वो खींच लिया, फिर दूसरी बार ढीला 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 किया, फिर तीसरी बार ढीला ढीला किया, तीसरी बार फिर टाइट कर लिया, तो वो कपड़ा जो है वो सिकुड़न भरा कपड़ा बनेगा। तो अगर तनाव सेम नहीं रखा, एक जैसा नहीं रखा, तो सिकुड़न बन जाएगी। फिर जब हम भरावन कर रहे हैं, ताने तो बने हुए हैं, बाने अंदर जा रहे हैं, तो वो बानों में अगर कोई धागा ढीला रह गया, जैसे भरने हैं तो अच्छा टाइट उसको खींच लिया लेकिन एक जगह रह गया, तो या तो जो धागा है ढीला रह गया या फिर धागा ही छूट गया उस जगह, तो भी सिकुड़न हो जाती है। या फिर जब हम कपड़ा बनाते हैं और साथ में किनारी बनती है दोनों तरफ, अगर साथ में किनारी नहीं बनी हुई है तो भी सिकुड़न हो जाती है। या फिर जब किनारी बनाते हैं और सही नहीं बनती, जब किनारी के पास जाते हैं तो थोड़े पास पास में ताने होते हैं, तो भरावन भी पास पास हो जाती है, तो वो टाइट हो जाता है। तो अगर सेल्वेज सही नहीं बनी, किनारी नहीं सही बनी, तो भी कपड़ा सिकुड़ जाता है। और अगर ताने और बाने में संतुलन मतलब बैलेंस नहीं बना, मतलब ताने जो हैं वो 50 हैं और बाने भी 50 हैं, तब तो सिकुड़न नहीं होगी। लेकिन ताने 50 हैं, बाने 30 ही हैं या 25 ही हैं, तो हो सकता है कि उसमें श्रिंकेज हो जाए। तो अगर सेम नहीं होते हैं वॉर्प और वेफ्ट, ताने और बाने, तब भी श्रिंकेज हो जाता है। कई बार धोने के बाद श्रिंकेज हो जाता है, कई बार वस्त्र बनने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत गंदे तरीके से उनको पैकिंग करके गांठ में और भेजते हैं, तो तब भी सिकुड़न भरे कपड़े हो जाते हैं। तो ये कई कारण हैं जो श्रिंकेज वस्त्र में फैब्रिक में कर देते हैं। श्रिंकेज जो है सिकुड़न, वो 2 प्रकार की होती है। 2 टाइप्स ऑफ श्रिंकेज, रिलैक्सेशन श्रिंकेज एंड प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। तो पहला श्रिंकेज जो है वो है रिलैक्सेशन श्रिंकेज, मतलब जब हम वस्त्र को धोते हैं पहली बार, जितना सिकुड़ना है सिकुड़ ले, तो एक बार धोने में जितनी सिकुड़न होनी है वो हो जाए, तो वो सिकुड़न कहलाती है रिलैक्सेशन सिकुड़न, यानी रिलैक्सेशन श्रिंकेज। दूसरी है प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। प्रोग्रेसिव श्रिंकेज मतलब कि जब वस्त्र को जितनी बार धोया, पहली बार धोया थोड़ा सिकुड़ा, फिर दूसरी बार धोया फिर और सिकुड़ा, फिर धोया, तो वस्त्र को जितनी बार धोएंगे उतनी ही बार थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता रहता है, तो वो सिकुड़न कहलाती है प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। 2 तरह के, रिलैक्सेशन श्रिंकेज एंड प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। अब इन श्रिंकेज का प्रिवेंशन कैसे हो, निवारण कैसे हो, तो इसके निवारण के लिए कुछ फिनिशेस यानी कुछ परिसज्जाएं दी जाती है। जैसे सैनिटाइजेशन जो है वो एक एंटी श्रिंकेज फिनिश है, मतलब सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है। तो जिन कपड़ों पे सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी गई है वो कपड़े धुलने के बाद भी नहीं सिकुड़ते हैं। तो अगर कपड़े के कोने पे सैनफोराइज का एक मार्क बना हुआ है तो वो कपड़ा आप आराम से खरीद सकते हैं और कटिंग करके और कोई जो भी शेप है उस शेप में कपड़ा बना सकते हैं, वो नहीं सिकुड़ेगा। क्योंकि सैनफोराइज मतलब कि वो कपड़ा पहले से ही श्रिंक किया गया हुआ है और फिर हमको बेचा जा रहा है, उस पर ऐसी फिनिश दी है, सैनफोराइज्ड मार्क हमको देख लेना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हुआ श्रिंकेज डायमेंशनल स्टेबिलिटी में। डायमेंशनल स्टेबिलिटी में ही मतलब डायमेंशनल यानी ज्यामितीय संरचना, तो कपड़े की ज्यामितीय संरचना सिकुड़ रही है, ये श्रिंकेज हो गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हीट सेटिंग। हीट सेटिंग मतलब आपने कभी इस तरह से ये देखा होगा कि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो ज़्यादा सिकुड़ते और ज़्यादा वो नहीं है, और प्रेस करते हैं तो डरते डरते हम प्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हीट सेटिंग है वो सिंथेटिक कपड़े यानी सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स को ही दी जाती है। वो इसलिए कि एक निश्चित
ताप तक उस फाइबर को या उस फैब्रिक को सेट कर देते हैं तो उसकी ज्यामितीय संरचना रहती है। मान लो उसको 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट सेट किया है तो 450 डिग्री तक प्रेस करेंगे तो उस कपड़े पर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर और हाई टेम्परेचर कर दिया, 475 कर दिया, तो वो कपड़ा पिघल जाएगा। उसकी ज्यामितीय संरचना यानी उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो एक निश्चित ताप पर अगर हम सेट करते हैं किसी कपड़े को तो उसे हीट सेट कहते हैं, और हीट सेट करने से ज्यामितीय संरचना नहीं बदलती, और उसका अगर हम उसको हीट सेट नहीं करते हैं तो आकार बदल जाता है। अगर हम जो केमिकल फाइबर्स होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, तो केमिकल फाइबर्स पर हम कोई भी हीट सेट करते हैं तो उन कपड़ों की केयर मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाती है, फटाफट धुल जाते हैं, फटाफट प्रेस हो जाते हैं सब कुछ। तो हीट सेट वाले जो कपड़े होते हैं उनकी केयर मेंटेनेंस इजी होती है। तो ये दोनों हीट ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी के हो गए। अब जो लास्ट मैं बता रही हूँ आज वो है स्ट्रेंथ यानी मजबूती। मजबूती जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपैरल जो हम कपड़े जो पहनते हैं, वस्त्र पहनने वाले वस्त्रों में ये होना चाहिए। और स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जब वस्त्र निर्माण करते हैं तो वस्त्र बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत वस्त्र जो भी बनने वाले जो कपड़े हैं वो उसकी रगड़, घर्षण, हमारा तनाव, प्रेशर, बॉडी का प्रेशर वो सब सहन कर लेगा, फटेगा नहीं। लेकिन स्ट्रेंथ वाले अच्छे वस्त्र, गुड क्वालिटी के वस्त्र निर्माण के लिए हमको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ वाला फाइबर चाहिए जो कि रगड़, तनाव, दबाव ये सब सहन कर सके। अगर वो फाइबर सब कुछ सहन करता है तो वो मजबूत वस्त्र बनाता है। नहीं तो अगर बहुत ही बेकार ऐसा फाइबर है जो कमज़ोर है तो उसको ट्विस्ट देते हैं तभी वो टूट जाता है, तो उससे वस्त्र नहीं बनाने चाहिए। अगर हम कमज़ोर फाइबर से फैब्रिक बनाएंगे तो वो कमज़ोर एक वीक फैब्रिक बनेगा, कमज़ोर वस्त्र बनेगा, जल्दी घिस जाएगा, जल्दी फट जाएगा, और दबाव और तनाव हमारे शरीर का प्रेशर नहीं सहन कर पाएगा। क्योंकि वस्त्र जब बनाते हैं तो अगर मान लो ये पूरा ताना बाना है तो ताने जो हैं वो भी टेंशन में, बिल्कुल एक तनाव से वो डाल रखा है। फिर जो अंदर वेफ्ट भर रही हैं वो भी तनाव, तो तनाव बहुत ज़्यादा उन पर पड़ता है, खींचातानी होती है, खींचते हैं, झुकाते हैं, मुड़ाते हैं, झटके सहन करने पड़ते हैं। तो उस फैब्रिक को बनाने में उस फाइबर को बहुत मजबूत होना जरूरी होता है। क्योंकि जब बीम पर अगर वीक फाइबर होगा, अगर बहुत ही कमज़ोर होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा, उससे वस्त्र अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर बहुत ही जो फाइबर है वो स्ट्रेंथ वाला है, मजबूती वाला है, तो वो मजबूत और टिकाऊ वस्त्र का निर्माण करेगा। और जो मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बनता है वो जल्दी नहीं घिसता और बहुत जल्दी साफ होता है, और हमारे शरीर के जो प्रेशर है, अगर कोहनी पे हमने उस कपड़े को यूं कर लिया तो वो एकदम नहीं फटेगा। वैसे हालांकि अपन ऊंचा करके फिर करते हैं कि जगह हो, फिर हम इसको ऐसे करें, पर कई बार एकदम यूं भी कर देते हैं। तो अगर वीक कपड़ा होगा, कमज़ोर कपड़ा होगा तो वो फट जाएगा, लेकिन अगर मजबूत होगा तो वो नहीं फटेगा। तो इस तरह से क्रिम्प यानी लहर, श्रिंकेज, सिकुड़न, हीट सेटिंग और मजबूती यानी स्ट्रेंथ के बारे में आज हमने पढ़ा। और उसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज़ है अपैरल फैब्रिक्स की ही, क्रीज रिकवरी और स्टिफनेस, उसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।